व्यूअर्स कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स के मेजर टॉपिक्स हैं वो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लें और कल तक जो इसके टिट्स एंड बिट्स भी हैं न्यूज़ में जो है वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली जो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है किसमें ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर पे उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की थी और रिपोर्ट क्या थी, फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स इन द कंट्री। अब जो मेजर पोर्ट है ये देखिए आपको मैं बता दूं, ये कांडला पोर्ट दादरा नगर हवेली दमन दीव के यहाँ पे है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यहाँ पे है, जवाहरलाल नेहरू जो है मुर्मुगांव जो गोवा में है, बेंगलुरु, कोची, तूतीकोरिन चेन्नई में है, एन्नौर में है, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता। यहाँ पे जो है कुछ हमारे मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के। जो पोर्ट्स हैं मेनली उनको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। आपके अगर ट्रैफिक के बेस पे देखें, जो पोर्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन है वो ट्रैफिक के बेस पे ही होता है। कौन कौन से पोर्ट्स हैं आपके? फर्स्ट है आपके जो मेजर पोर्ट्स, ये वो पोर्ट्स हैं जहाँ पे डायरेक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और ये जो सारे पोर्ट्स हैं वो यूनियन लिस्ट में होते हैं 7 शेड्यूल में। ओके, तो पहले पोर्ट है मेजर पोर्ट जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ये 7 शेड्यूल में होते हैं, यूनियन लिस्ट में होते हैं। 7 जो शेड्यूल है उसके यूनियन लिस्ट में होते हैं। सेकंड आते हैं आपके माइनर पोर्ट्स। ये जो पोर्ट्स हैं, क्योंकि माइनर नाम से ही पता चल रहा है छोटे पोर्ट्स हैं, ये वहाँ के जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट मैरीटाइम जो बोर्ड है उसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं और ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। ओके, ये आते हैं आपके कंकरेंट लिस्ट में। नेक्स्ट है इंडिया के अंदर जो मेजर पोर्ट्स हैं वो आपके 12 हैं और 213 आपके नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। जो मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ एक्ट है 2021 एंड द इंडियन पोर्ट्स एक्ट है, ये दो प्रिंसिपल मतलब कि डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवर्न करते हैं इन मेजर पोर्ट्स की फंक्शनिंग को। अगर हम इन पोर्ट्स की परफॉर्मेंस देखें इंडिया के अंदर, तो टर्न अराउंड टाइम जो है, टर्न अराउंड टाइम ये होता है कि एक शिप आती है, वो जितना लगेज लेके आई है उतना उसने वहाँ उतारा, जितने कंटेनर, और उसके बाद में जितना लेके जाना है वो लेके अपना वहाँ से निकली। तो इस प्रोसेस में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। द टर्न अराउंड टाइम स्पेंड बाय अ वेसल एट द पोर्ट फ्रॉम इट्स अराइवल टू इट्स डिपार्चर। अराइवल से डिपार्चर के बीच में जितना टाइम लगता है उसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। तो ये जो कंसिस्टेंटली है, ये आपका जो फाइनेंशियल ईयर 13-14 से अगर हम 23-24 में देखें, तो फाइनेंशियल ईयर जो 13-14 था तब ये जो आपका टर्न अराउंड टाइम था ये 94 घंटे था, जो अब घट के 52 घंटे आ गया। 94 से 52 आवर्स, ऑलमोस्ट आपका आधा हो गया टर्न अराउंड टाइम। अगर ट्रैफिक देखें तो इंडियन पोर्ट्स हैव विटनेस्ड ए कंसिस्टेंट राइज इन कंटेनर ट्रैफिक फ्रॉम 555 मिलियन टन्स टू 796 मिलियन टन्स। अगर 10 साल का आंकड़ा देखें तो पहले 555 मिलियन टन जो है वहाँ पे कंटेनर ट्रैफिक आता था, जो कि अब बढ़ के 796 मिलियन टन्स हो गया है। कार्गो की अगर हम देखें तो जो मेजर पोर्ट्स हैं वहाँ पे जो कार्गो हैंडलिंग है वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है आपकी, जो कि लास्ट ईयर से अब मतलब कि अगर ईयर टू ईयर देखें वो हम देख रहे थे टर्न अराउंड टाइम और ट्रैफिक जो है वो हम डेकेडल देख रहे थे, और ये हम ईयर बेसिस पे देख रहे हैं, तो 10% इस साल बढ़ा है। अगर हम ऑपरेटिंग रेशियो देखें, द ऑपरेटिंग रेशियो द रूपी स्पेंड फॉर एवरी रूपी अर्न, जितना पैसा हमें मिला है उस पर कितना खर्च हुआ है, तो वो भी आपका पहले आपका 48 से अब 53 आ गया है। ओके, मतलब 48 आ गया, पहले 53 था, यानी खर्चा ज़्यादा था, ऑपरेशन पे खर्चा ज़्यादा होता था, कमाई कम होती थी। तो अब पहले वो कमाई क्या थी, फॉर एग्जांपल अगर पहले खर्चा 53 था तो अब वो घट के 48 आ गया। ओके, हर 100 रुपये की जो कमाई थी आपकी उस पर। चैलेंजेस क्या है मेजर पोर्ट्स के साथ? तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, क्योंकि मेजर जो पोर्ट्स हैं उनमें जो है वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पेंशन्स हैं और अदर लाइबिलिटीज़ हैं, उनको देख के वो जो है कहीं ना कहीं उनमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं। जो आपका मुंबई पोर्ट है उसमें पेंशन फंड लाइबिलिटी ही 13,000 करोड़ की है। ओके, अगर हम कुछ ये बीच में पहले हम चैलेंजेस कंप्लीट करते हैं। नॉन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द मेजर पोर्ट इज ओनली 49% लीडिंग टू द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। वहाँ की जो कैपेसिटी जितनी है उसका सिर्फ 49% जो है वही यूज़ में आ रहा है, तो वहाँ पे वेस्ट जो रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। लैक ऑफ ट्रांसशिपमेंट हब्स, इंडियन पोर्ट्स हैंडल ओनली 25% ऑफ इंडियन ट्रांसशिपमेंट कार्गो। इंडिया का जो ट्रांसशिपमेंट कार्गो है उसका सिर्फ 25% इंडियन पोर्ट हैंडल करते हैं, जिससे जो है रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं कहीं ना कहीं इंडिया की वो
मतलब कि उनमें नुकसान हो रहा है इंडिया को। अगर कनेक्टिविटी चैलेंजेस देखें तो रेल की जो कंजेशंस हैं एंड लैक ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी आर कंसर्न्स एट सर्टेन पोर्ट्स, क्योंकि वहाँ से सामान जो आता है उसको रेल वगैरह में लोड करके और दूसरे एरियाज़ में सेंड करना पड़ता है। तो रेलवे जो नेटवर्क है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, कंजेशन है, तो टाइम ज़्यादा लेता है। तो इस वजह से जो फ्रीट की मूवमेंट हो रही है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल बोटलनेक्स, ये वो बोटलनेक्स है जो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में होते ही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कोई भी आप मॉडल देख लीजिए, कोई भी UIDF था, RIDF था, कहीं पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक हर जगह ही एग्जिस्ट करते हैं। इंडियन जो पोर्ट्स हैं आपके, वहाँ पे क्या है, वहाँ की जो कैपेसिटी है मतलब कम कैपेसिटी है एंड नॉन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स। मतलब वहाँ पे कैपेसिटी कम है लेकिन वो मतलब वहाँ पे काम ज़्यादा होता है, तो उसके वजह से जो नॉन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है वो हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर्स का। इवैक्यूएशन बोटलनेक्स, द लो अवेलेबिलिटी ऑफ रेलवे रैक्स आल्सो एडवर्सली इम्पैक्ट द इवैक्यूएशन ऑफ कार्गो फ्रॉम द पोर्ट। वहाँ पे जो रेलवे रैक्स हैं वो कम है, इसकी वजह से जो कार्गो का अनलोडिंग होती है वो भी मतलब कि हैम्पर होती है। लैक ऑफ मेगा पोर्ट, सिर्फ इंडिया के अंदर 2 ही मेजर पोर्ट हैं और 2 ही नॉन मेजर पोर्ट्स हैं जिनकी जो ओवर कैपेसिटी है 100 मेट्रिक टन है। तो इसकी वजह से जो मतलब कि कहीं ना कहीं हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक है ये भी। नेक्स्ट है इनफ्लेक्सिबल टैरिफ स्ट्रक्चर, जो टैरिफ लगता है। मेजर पोर्ट्स ऑन बाय गवर्नमेंट आर अनेबल टू अट्रैक्ट मोर कार्गो ड्यू टू अ रिजिड टैरिफ स्ट्रक्चर अनलाइक प्राइवेट पोर्ट्स। जो प्राइवेट पोर्ट होते हैं वो कहीं ना कुछ इंसेंटिव्स देते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पोर्ट्स हैं वहाँ पे जो टैरिफ है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से वो क्या करते हैं मतलब कि ज़्यादा कार्गो को अट्रैक्ट नहीं कर पाते अपनी तरफ। कौन कौन से एफर्ट्स किए गए हैं ताकि जो ये पोर्ट्स हैं इनकी जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो सके? तो ओवरऑल मॉनिटरिंग, जो सागर मंथन डैशबोर्ड है वो डेवलप किया गया है ताकि उससे सागर मंथन जो डैशबोर्ड है, नाम याद रखिएगा, सागर मंथन, ताकि रेगुलर मॉनिटरिंग हो सके जो पोर्ट्स पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और इसके साथ साथ जितने भी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है पोर्ट्स की उसको भी मतलब रेगुलरली मॉनिटर किया जा सके। रियल टाइम ट्रैकिंग हो। अगर जो सागर सेतु ऐप आपने नाम सुना होगा वो लॉन्च की गई थी इसीलिए ताकि जो वेसल्स हैं उनकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वो पता चल सके, ताकि जो ट्रैफिक है उसको ईजिली वहाँ पे इम्प्रूव किया जा सके। मॉनिटरिंग ऑफ पोर्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो पोर्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको मॉनिटर करना। सागर उन्नति हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एज अ डैशबोर्ड फॉर मॉनिटरिंग। अब देखिए, सागर मंथन डैशबोर्ड ओवरऑल मॉनिटरिंग के लिए था, सागर सेतु ऐप रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए था, और सॉरी ये हमने बीच में एक मिस कर दिया। पहले ये देखते हैं सागर उन्नति किस लिए है। जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं वहाँ पे जो टर्न अराउंड टाइप है, मतलब वो इंडिकेटर जो कहीं ना कहीं उनके टर्न अराउंड टाइम को कम करने में हेल्पफुल है, उनको मॉनिटर करना। ट्रेड फैसिलिटेशन, द नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल NLP जो है, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल, वो नेशनली मैरीटाइम जो है उसको वहाँ पे जो इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे ट्रेड के लिए, वो वहाँ पे लॉन्च किया गया है। इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी, अगर इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी हम देखें तो 101 रोड एंड 90 रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इसीलिए बनाए गए हैं सागरमाला प्रोजेक्ट के अंडर, ताकि जो कनेक्टिविटी है वो बेटर हो सके। साइबर सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे एसेट मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाए गए हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन ऑल अकाउंट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IT सिक्योरिटी पॉलिसी, ये सब सिर्फ साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रख के मतलब ये स्टेप्स लिए गए हैं। डिजिटाइजेशन ऑफ पोर्ट, जो पोर्ट्स हैं उनका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, ताकि जैसे ये है कौन कौन से स्टेप्स हैं। वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ये डिजिटल हो रहा है। एंटरप्राइज बिजनेस सिस्टम, पोर्ट ऑपरेशन एंड अलाइड सिस्टम एंड ऑनलाइन RFID सिस्टम, जो कि ये हम देखते हैं ना आजकल टोल पे RFID सिस्टम के थ्रू ही टोल जो है वो डिडक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें डिजिटाइज, जो पोर्ट है उनको डिजिटाइज किया जा रहा है ताकि टाइम कम लगे, बेटर ट्रेड हो, बेटर बिजनेस किया जा सके। रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव पोर्ट एफिशिएंसी, पोर्ट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए क्या रिकमेंडेशंस है। इंटीग्रेटेड प्लानिंग, जितने भी मतलब कि आपका पोर्ट की जब डेवलपमेंट होती है तो उसमें लोकल इकॉनमी को भी इंटीग्रेट किया
जाना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ द लोकल इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स एंड कनेक्टिविटी, सबको ध्यान में लेके लोकल इकोनॉमी को भी, वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे हैं और वहाँ की कनेक्टिविटी कैसी है, ये सब ध्यान में रख के वहाँ पे प्लानिंग की जानी चाहिए। पोर्ट का जो मॉडर्नाइजेशन है, जो मेजर पोर्ट्स हैं उनमें मतलब कि इन्वेस्ट मेनली जो है मेजर पोर्ट्स हैं, जो पुराने पोर्ट्स हैं उनको रिप्लेस करने में इन्वेस्ट करना चाहिए है। आउटडेटेड इक्विपमेंट एट द ओल्ड बर्थ्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट, जो पुराने बर्थ पे आउटडेटेड इक्विपमेंट्स हैं उनको चेंज करके मॉडर्न इक्विपमेंट होने चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी जो है वो एनहांस हो। पोर्ट का मैकेनाइजेशन हो रहा है और उसके लिए जो गवर्नमेंट है उसको प्रायोरिटाइज करनी चाहिए 31 मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट्स। ओके, इंक्रीज पीपीपी इन्वेस्टमेंट्स, जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जाए ताकि जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं मतलब कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है और उनकी जो कम्पिटिटिवनेस है वो इंक्रीज़ हो, इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स। और ये किसके थ्रू होगा? मैरीटाइम इंडिया विजन के थ्रू। ओके, मैरीटाइम इंडिया विजन अगर हम देखें तो आइडेंटिफाई करता है इनिशिएटिव्स जैसे डेवलपिंग वर्ल्ड क्लास मेगा पोर्ट्स, मतलब कि ऐसे पोर्ट्स हों जो वर्ल्ड क्लास हों, ट्रांसशिपमेंट हब हो वो, और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन है जो पोर्ट का वो ग्लोबल स्टैंडर्ड का हो इंडिया के अंदर। तभी हम जो ग्लोबल कार्गो है उसको यहाँ पे जो यहाँ से निकलते हैं उनको हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन लीजिंग पोर्ट लैंड टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स ऑन अ पीपीपी बेसिस फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। जो पोर्ट की लैंड है वो प्राइवेट प्लेयर्स को लीज पे दी जाए ताकि वो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ या फैसिलिटीज़ जो है वो सेट कर सके, और जो कि हमें एक मतलब प्रमोट करेगी वहाँ की जो इकॉनमी है, एक तो कोस्टल इकॉनमी को और दूसरा वहाँ के पोर्ट का रेवेन्यू, क्योंकि पोर्ट के पास बहुत ज़्यादा वहाँ पे लैंड होती है, तो वो लैंड जो आप प्राइवेट प्लेयर्स को दे सकते हो। प्रमोट कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी कैसे होगी? वाटर, रेल, रोड सब मतलब उनको कनेक्ट किया जाए ताकि जो कार्गो कोई भी आया है वो अपने लास्ट माइल तक कनेक्ट मतलब कि इजीली पहुंच सके, और जितना जल्दी जो कार्गो है वो अनलोडिंग होगी उतना ही जल्दी वो वहाँ से मतलब कि दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा। एक्सटेंसिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम, जो जितना भी जो इम्प्लीमेंटेशन पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम जो है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक्सटेंसिवली हो। और ये जो पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम है ना, ये एक सेंट्रलाइज्ड वेब एप्लीकेशन है और ये पोर्ट सेक्टर में इंट्रोड्यूस की गई थी। और ये होता किसके लिए? जो भी आपके वहाँ पे पोर्ट कम्युनिटी मेंबर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनके यूज़ के लिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया है वो कौन सा है? कोलकाता पोर्ट है। अब इसको बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ओनली पोर्ट जो है मेजर रिवराइन पोर्ट है। आपको पता होना चाहिए ये कौन सी रिवर पे है ये पोर्ट। प्लीज़ अगर आप में से किसी को पता है तो ये आप कमेंट सेक्शन में उस रिवर का नाम लिखिए। अगर आंसर सही होगा तो मैं हार्ट दे दूंगी आपके कमेंट को। मुंबई पोर्ट इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट एंड हार्बर। मुंबई पोर्ट है ये नेचुरल पोर्ट एंड हार्बर है। और कामरझार जो पोर्ट है, एन्नोर पोर्ट इन तमिलनाडु, जिसको मतलब कामराझार पोर्ट या एन्नोर पोर्ट जो तमिलनाडु का है, ओनली ये जो है कॉर्पोरेटाइज पोर्ट है, रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। ये ऐसा पोर्ट है जो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है। अगर हम देखें 6 सेंसस रिपोर्ट और माइनर इरिगेशन स्कीम्स, जो माइनर इरिगेशन स्कीम्स पे जो 6 सेंसस रिपोर्ट आई है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज़ की है। अगर इस जो माइनर इरिगेशन है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माइनर इरिगेशन क्या होती है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो है इंडिया में मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज है? मेजर, मीडियम एंड माइनर। मेजर इरिगेशन जो प्रोजेक्ट हैं वो है कल्टिवेबल कमांड एरिया जो है उनका, मतलब वो इरिगेशन एरिया प्रोजेक्ट जिनके अंडर जो एरिया आता है वो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा हो। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में जो होता है कल्टिवेबल कमांड एरिया जो होता है 10,000 से ज़्यादा ना हो लेकिन 2,000 से कम भी ना हो, यानी 2,000 से ज़्यादा और 10,000 से कम। और माइनर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं वो आप में कल्टिवेबल जो कमांड एरिया होता है वो 2,000 या 2,000 से कम होता है उसमें। अगर हम माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो इनमें आपका सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों ही सोर्स आते हैं, लेकिन जो मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें सिर्फ सरफेस वाटर रिसोर्सेज होते हैं। ओके, माइनर में आपका सरफेस वाटर भी आता है और ग्राउंड वाटर भी आता है, लेकिन मेजर में और मीडियम में आपका सरफेस और मेजर और मीडियम में सिर्फ सरफेस वाटर आता है। अगर माइनर इरिगेशन सेक्टर को देखें तो ये इम्प्लीमेंट होता है बाय स्टेट गवर्नमेंट
एंड स्टेट्स हैव स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स। ओके, हाँ पता है, हर स्टेट की अपनी एक स्पेसिफिक स्कीम होती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो प्लान स्कीम है वो होती है रेशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्टैटिस्टिक्स RMIS। ये लॉन्च हुई थी 1987 में, 1988 में, और लेटर इसको हमने पार्ट बना दिया था सेंट्रल सेक्टर प्लान की जो स्कीम थी, डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको DWRIS भी बोलते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव जो था RMIS का, रैशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम का, वो ये था टू बिल्ड अप अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड अ रिलायबल डाटाबेस इन दी माइनर इरिगेशन सेक्टर। मतलब कि ऐसा डाटाबेस जो है वो बिल्डअप करना माइनर इरिगेशन सेक्टर में, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव भी हो और रिलायबल भी हो। और वो क्यों? ताकि हम वहाँ पे इफेक्टिव प्लानिंग कर सकें और उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसी मेकिंग कर सकें। जो 6 सेंसस है वो जब कंडक्ट किया गया था, वो मेनली आपकी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी इरिगेशन सेंसस, उसके नाम से किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया था। फर्स्ट सेंसस जो था माइनर इरिगेशन स्कीम्स का, वो कंडक्ट हुआ था 1986-87 में। यानी फर्स्ट जो सेंसस था 1986-87 में हुआ था, और उसकी जो रिपोर्ट थी वो 1993 में पब्लिश की गई थी। सेंसस इज असेंशियल फॉर इफेक्टिव प्लानिंग। हाँ, सिंपल सी बात है, जब सेंसस अगर नहीं होगा तो हम वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकते, कोई पॉलिसी नहीं बना सकते, उस पॉलिसी का प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, इफेक्टिव प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो सेंसस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल्टिवेबल कमांड एरिया, ये वो एरिया होता है जिसको हम फिजिकली मतलब इरिगेट कर सकते हैं। ओके, यानी वो एरिया जो जहाँ पे इरिगेशन पॉसिबल है। कैटेगरीज ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम, अगर हम माइनर इरिगेशन स्कीम की कैटेगरीज की बात करें तो एक तो होती है आपकी ग्राउंड वाटर स्कीम, एक होती है सरफेस फ्लो स्कीम्स। ग्राउंड वाटर स्कीम्स में आपके क्या होता है, जो कुएँ वगैरह खोदना होता है, बोरवेल खोदना होता है, शैलो ट्यूबवेल्स होते हैं, मीडियम ट्यूबवेल्स होते हैं, डीप ट्यूबवेल्स होते हैं। सरफेस फ्लो स्कीम्स को देखें तो यहाँ पे टैंक्स होते हैं, चेक डैम्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं कंजर्वेशन के लिए, उसके साथ साथ ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम्स होते हैं। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कंजर्वेशन भी करते हैं वाटर की, उसके साथ साथ ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करते हैं। सिग्निफिकेंस देखिए, अगर हम माइनर इरिगेशन स्कीम्स के सिग्निफिकेंस क्या है, फर्स्ट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज है वो होता है। ओके, अगर हम जो सरफेस माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करें तो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बाय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स से भी। मतलब ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और इनको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो हैं वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाती है किसकी फॉर्म में, सब्सिडीज़ की फॉर्म में। सब्सिडी जैसे इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी होती है, वहाँ पे जो मशीनरी यूज़ होती है उनकी सब्सिडीज़ होती हैं। और ये सब कौन करता है, ये आपका मेनली स्टेट गवर्नमेंट ये जो है खर्चा वो खुद अपने पास से देती है। इम्प्रूवमेंट इन वाटर यूज़ एफिकेसी एंड डिक्लाइन इन वेस्टेज ऑफ वाटर। माइनर इरिगेशंस में जो वाटर यूज़ की एफिशिएंसी होती है वो बढ़ती है, उसी के साथ जो वेस्ट वाटर की मतलब वेस्ट जो होता है वाटर वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है। की हाईलाइट देखें इस रिपोर्ट की तो फर्स्ट सेंसस ऑफ द वाटर बॉडीज़, ये वाटर बॉडी का जो है वो फर्स्ट सेंसस है और ये कंडक्टेड हुआ था इन कन्वर्जेंस विद द 6 माइनर इरिगेशन स्कीम एंड यूजिंग 2017-18 का जो 2017-18 को इस सेंसस ने एज अ रेफरेंस ईयर यूज़ किया था। और यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या था, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं नेशनल डाटा, उसका एक नेशनल डाटाबेस डेवलप करना। माइनर इरिगेशन स्कीम्स जो इंडिया में 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं अब तक, और कितनी डिस्ट्रिक्ट में, लगभग आपके 700 डिस्ट्रिक्ट 695 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें अब तक 23.14 मिलियन जो माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं वो ऑपरेट कर रही हैं। 94.8% ऑफ द माइनर इरिगेशन स्कीम्स आर ग्राउंड वाटर। मेनली जो इरिगेशन स्कीम्स हैं वो आपकी ग्राउंड वाटर में हैं। सिर्फ 5.2% जो है वो सरफेस वाटर स्कीम्स हैं। उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम है कितनी, टोटल की 17% जो है वो अकेले उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में महाराष्ट्र में है 15.4%, मध्य प्रदेश में 9.9% और तमिलनाडु में 9.1%। ये थोड़ा डाटा आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है ये जो स्कीम्स का नंबर देखें, फिर महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में। डग वेल्स हैव द हाईएस्ट शेयर इन जो आपकी माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं, सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो डग वेल्स का है। जो कुएँ खुदे होते हैं, जो खुदे हुए कुएँ होते हैं उनका रोल है। उसके बाद में शैलो ट्यूबवेल्स, मीडियम ट्यूबवेल्स और डीप ट्यूबवेल्स हैं। ओके, इंक्रीज ऑफ 1.42 मिलियन इन माइनर इरिगेशन स्कीम, ये देखा गया कि 1.42 मिलियन जो माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं वो बढ़ी हैं नंबर, अगर उनका देखें, अगर उनको कंपेयर करें 5th सेंसस से।
और ऑनरशिप ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम, अगर ऑनरशिप की बात करें तो 96 जो माइनर इरिगेशन स्कीम्स है वो प्राइवेटली ओन्ड है, लेकिन जो 3.4% है वो पब्लिक ऑनरशिप है वहाँ पे। ये मतलब मेजर जो है वो प्राइवेट ओन्ड है। और अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो 18.1% है ना, वो तो अकेले औरतों के नाम है स्कीम्स। यूजेज ऑफ स्कीम्स का बात अगर हम डाटा देखें तो 97% ऑफ इरिगेशन स्कीम्स है ना वो अभी भी इन यूज़ है, लेकिन जो मतलब कि 2.1% स्कीम है वो टेम्परेली इन यूज़ है, टेम्परेली नॉट इन यूज़ है, और 0.9% है वो परमानेंटली नॉट इन यूज़ है ऐसे स्कीम्स। ओके, इश्यूज़ क्या आ रहे हैं माइनर इरिगेशन स्कीम्स में? ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन हो रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आपके एनवायरमेंटल और जियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर एक्सप्लोटेशन हो रहा है। ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी टेक्निकली फिजिबल नहीं है, क्योंकि जो नॉन एल्यूवियल ट्रैक्ट्स हैं वहाँ पर आपका जो मेनली 70 जो आपकी ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी है वो एल्यूवियल ट्रैक जो होते हैं वहाँ पे फिजिबल है। तो जो नॉन एल्यूवियल ट्रैक है वहाँ पे ये फिजिबल नहीं है, और मेनली इंडिया का जो लैंड मास है वहाँ पे 70% तो नॉन एल्यूवियल ही है। ओके, नेक्स्ट है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ दी माइनर इरिगेशन स्कीम्स। अगर हम देखें ओनरशिप का तो मेजर जो 96.6% है वो प्राइवेटली ओन्ड है। तो इसलिए जो कॉमन रिसोर्स है, जो हमारा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। मोर प्रॉन टू वगैरिज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसे कि आपका ड्रोट है, इनसे क्या होता है जो रिजर्वोयर की कैपेसिटी होती है वो मतलब कि क्लाइमेट चेंज की वजह, मतलब ये जो ग्राउंड वाटर सिस्टम है अगर क्लाइमेट चेंज का इन पे देखें तो इम्पैक्ट बहुत इजीली आता है, क्योंकि वो जो कैपेसिटी है उनकी रिजर्वोयर की पानी को स्टोर करने की वो बहुत कम है। तो अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन में क्या है कि देयर इज़ अ नीड टू प्रिवेंट द एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी माइनर इरिगेशन स्कीम्स पे ध्यान दें, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोटेशन हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं रुके हैं। और ये जो आपकी मेनली जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं वो जो कम्युनिटी ऑनरशिप है उसको एनहांस करें, क्योंकि जो मेजर आपके माइनर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है अगर उनका हम पार्ट देखें तो 6.6% जो है वो किसी एक प्राइवेट पर्सन के पास है। तो अगर बाई चांस मान लो कि ड्रोट की कंडीशन आ जाती है तो इस केस में ऐसी कम्युनिटी जिसके पास वो उतना ज़्यादा शेयर नहीं है उनका, तो उनको भी तो पानी की ज़रूरत होगी ना। तो यही कहा है कि यहाँ पे जो कम्युनिटी की ऑनरशिप है ना उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये मतलब कि कैसे होगा, जो ये आपकी MG नरेगा वाली जो स्कीम्स हैं या पंचायत की जो वेरियस स्कीम्स हैं उनके थ्रू जो है वहाँ पे प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो सकता है हर कम्युनिटी के लिए। ओके, नेक्स्ट है ऑफशोर एरियाज़ मिनरल। ऐसे मिनरल्स जो हमें ऑफशोर एरियाज़ में मिलते हैं उनसे रिगार्डिंग जो बिल आया है ऑफशोर एरियाज़ मिनरल अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ऑफशोर एरिया मिनरल जो अमेंडमेंट बिल है उससे अभी असेंट मिला है प्रेसिडेंट से। हाँ, इनको प्रेसिडेंट से असेंट मिला तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए न्यूज़ में क्यों था, ये हमने एक्ट को अमेंड किया है, एक्ट था 2002 का, उसको इट प्रोवाइड फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन द टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया। वहाँ पे डेवलपमेंट और रेगुलेशन करना मिनरल रिसोर्सेज का जो हमें टेरिटोरियल वाटर्स में मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास मिलते हैं, हमारे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं वहाँ पे मिलते हैं, या कोई अदर हमारे जो मैरीटाइम जोन्स हैं वहाँ हमें जो मिलते हैं। ऑफशोर अगर मिनरल रिसोर्सेज का बात करें तो ये मेनली कंट्रोल और रेगुलेशन जो है इनका वो यूनियन करती है। ऑफशोर मिनरल्स का कौन करती है? यूनियन गवर्नमेंट करती है। और ऑफशोर माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग मिनरल डिपॉजिट फ्रॉम द डीप सी बेड एट अ डेप्थ ऑफ मोर देन 200 मीटर। ऑफशोर माइनिंग जो है वो प्रोसेस ही ये है कि हम डीप सी में जाके 200 मीटर से नीचे की जो डेप्थ है वहाँ पे जाके हम मिनरल्स को रिट्रीव कर रहे हैं। अब एक्ट में चेंज क्या आया हुआ है? ऑफशोर एरियाज मिनरल एक्ट अमेंडमेंट, ये 2002 का एक्ट था, ये 2023 का एक्ट है। अमेंडमेंट होके जो एक्ट बना ये है लाइसेंस, डिफरेंट लाइसेंस फॉर रिकंसिनेंस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। पहले क्या होता था, डिफरेंट लाइसेंसेस मिलते थे इन प्रोसेसेस के लिए, अब क्या है कंपोजिट लाइसेंस मिलेगा जिसमें हमें जो है वो जिसको लाइसेंस मिलेगा उसे वो राइट्स मिलेंगे जिससे वो वहाँ पे एक्सप्लोरेशन भी कर सकता है और प्रोडक्शन भी कर सकता है। वैलिडिटी जो है पहले जो लाइसेंस ग्रांट या जो उस ज़मीन या उस एरिया की जो लीज़ मिलती थी वो 30 सालों तक मिलती थी और उसको 20 साल के अंदर अंदर रिन्यू करवाना होता था।
लेकिन अगर आप बात करें तो ये जो लाइसेंस है ये वैलिड होगा 50 साल के लिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम ऑक्शन प्रोसेस देखें तो जो पहले लाइसेंस मिलता था उसमें क्या दिया था, एक ग्रांट ऑफ कंसेशन थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन हो रही है तो उसमें एक कंसेशन ग्रांट किया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब प्रोवाइड 2 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग राइट्स। अब कोई कंसेशन ग्रांट नहीं दी जा रही है, अब 2 ऑपरेटिंग राइट दिए जा रहे हैं। वो भी किसको, प्राइवेट सेक्टर को। कैसे, बाय कॉम्पिटिटिव बिडिंग। और उसमें क्या होगा, आपको प्रोडक्शन लीज मिलेगी और एंड कंपोजिट लाइसेंस, यानी एक तो आपकी कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी, एक आपकी कंपोजिट लाइसेंसिंग होगी। नेक्स्ट क्या है, माइनिंग इन रिजर्व्ड एरियाज। अब पहले वाला जो एक्ट था उसमें क्या था, अलाउ द गवर्नमेंट टू रिजर्व ऑफशोर एरियाज दैट आर नॉट हेल्ड अंडर एनी ऑपरेटिंग राइट। वो एरियाज जिनमें कोई भी राइट्स ऑपरेट नहीं कर रहे थे वो सारे गवर्नमेंट के रिजर्व होते थे। लेकिन जो अमेंडमेंट एक्ट है, अमेंडेड हुआ है, उसमें ये बोला कि अलाउज द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी टू ग्रांट अ कंपोजिट लाइसेंस और प्रोडक्शन लाइसेंस टू द गवर्नमेंट और अ गवर्नमेंट कंपनी। मतलब अब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी है वो क्या करेगी, एक कंपोजिट लाइसेंस जो है वो इशू करेगी गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट कंपनी को उस एरिया के लिए। नए प्रोविजंस क्या हैं, ये थोड़ा आपको माइंड में रखना है कि नए प्रोविजंस क्या हैं। माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स, एटॉमिक जो मिनरल्स होंगे उनकी एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड कंपोजिट जो लाइसेंस होंगे वो सिर्फ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनीज को ही अलॉट होंगे। ये नहीं है कि किसी नॉन गवर्नमेंट कंपनी को वो लाइसेंस अलॉट होंगे। ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट, अगर हम बात करें इसमें सेकंड ये भी डिस्कस किया गया है, ये ट्रस्ट बनाया जाएगा जो कि मैनेज करेगा फंड्स को। और किसके अंडर, ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंडर ये फंड का मैनेजमेंट होगा। दैट विल बी नॉन लैप्सेबल इन द नेचर, वो नॉन लैप्सेबल होंगे नेचर में। और फंड विल बी यूज फॉर स्पेसिफाइड पर्पस इंक्लूडिंग एक्सप्लोरेशन इन ऑफशोर एरियाज। उन फंड का जो यूज़ है वो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही होगा। अब हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि जो ऑफशोर मिनरल्स हैं मतलब कि उनकी यूटिलाइजेशन दिन बर दिन बढ़ती जा रही है ना। तो पहले कोई माइनिंग एक्टिविटी होती नहीं थी ऑफशोर में, तो उस एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए क्या हुआ है, हमें इस अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। और वो होती क्यों नहीं थी, क्योंकि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क था जो ऑपरेटिंग राइट्स थे उनको एलोकेट करने के लिए। ओके, मतलब कि राइट्स जो है वो एलोकेट कैसे किए जाएंगे, वहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म नहीं था। एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की वहाँ पे पार्टिसिपेशन को एनकरेज करने के लिए द प्रोविज़न, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बिडिंग फॉर ऑक्शन जो है अब इंक्लूड किया गया है। पहले ये नहीं था, पहले गवर्नमेंट सेक्टर ही वहाँ पे इन्वॉल्व था। और द प्राइवेट सेक्टर विल ब्रिंग द नेसेसरी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में माना जाता है कि जो एक्सपर्टीज़ और टेक्नोलॉजी जो है वो मतलब बेटर होती है अगर कंपेयर करें गवर्नमेंट उससे। तो एक्सप्लोर करने के लिए और माइनिंग के लिए जो एक्सपर्टीज़ एंड टेक्नोलॉजी है वो प्राइवेट सेक्टर मतलब कि ज़्यादा अच्छी लेके आ सकता है वहाँ पे। ऑन द लाइन्स ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957, वो जो एक्ट था माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957, उसकी लाइंस पे देखें तो ये जो एक्ट है ये हेल्प करेगा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑन शोर मिनरल वेल्थ बाय इंश्योरिंग ऑक्शनिंग ऑफ मिनरल बेल्ट्स। अब क्या होगा, मिनरल बेल्ट्स की ऑक्शनिंग होगी जिससे कि जो यूटिलाइजेशन है मिनरल्स का वो इफेक्टिव होगा। ऑफशोर मिनरल वेल्थ ऑफ इंडिया, अगर हम एक देखें ऑफशोर मिनरल वेल्थ क्या है इंडिया की, अगर ज्योग्राफिकल पोजीशन देखें इंडिया की, तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है 7517 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है। यहाँ पे आपके 9 कोस्टल स्टेट्स हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। उसी के साथ साथ इंडिया के 1382 आइलैंड भी उस कोस्ट लाइन में इंक्लूड होते हैं। मतलब इन आइलैंड में भी वो जो कोस्ट लाइन है वो इंक्लूड की जाती है। अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखें इंडिया का, तो वो ओवर 2 मिलियन स्क्वायर फीट में वहाँ पे स्प्रेड हुआ है। जो मिनरल रिसोर्सेज की बात करें अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लाइम मड जो है, जो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, कौन सा, गुजरात और महाराष्ट्र कोस्ट वाला है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन ग्रेड सैंड की एक बात करें तो वो केरला कोस्ट में बहुत ज़्यादा है। हैवी मिनरल प्लेसर डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो ये इनर शेल्फ में और मिड शेल्फ में कहाँ पे, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। फॉस्फोराइट देखें तो हमारा जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन है वहाँ पे फॉस्फोराइट जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। पॉलीमेटेलिक फेरोमैग्नीज की बात करें नोड्यूल्स, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स भी बोलते हैं इनको, पॉलीमेटेलिक फेरोमैग्नीज नोड्यूल्स भी बोलते हैं। ये जो है अंडमान सी और लक्षद्वीप सी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर कंसर्न देखिए अगर हम ऑफशोर की माइनिंग और एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं तो एनवायरमेंटल कंसर्न होंगे, नो डाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा। और किसको होगा, मेन तो आपका मरीन इकोसिस्टम है उसको होगा,
और वहाँ पे जो आपके लोकल हैं उनको भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। माइनिंग नोड्यूल जब हम निकालेंगे, ये जो नोड्यूल्स है आयरन नोड्यूल्स, अगर हम इसको निकालेंगे तो वहाँ पे जो सी बेड है उसका डिस्ट्रक्शन होगा। उससे माना जा रहा है कि जो वहाँ पे स्पीशीज़ है हो सकता है कि उनका एक्सटिंक्शन भी हो जाए। नॉइस भी और मरीन पोल्यूशन दोनों होंगे। कब? जब एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज़ वहाँ से होगी तो बहुत ज़्यादा शोर भी होगा, उससे मरीन पोल्यूशन भी यू कैन से कि बढ़ेगा। अगर सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो लाइवलीहुड होगा, जो वहाँ पे फिशरमैन वगैरह है या जो ऐसे लोग जो वहाँ पे सी पे डिपेंड कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मतलब मुश्किलों में आ जाएगा, क्योंकि बड़ी एंटिटीज़ जो हैं वो वहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट करेंगी। इकोनॉमिक वायबिलिटी की अगर हम बात करें तो एक्सट्रैक्शन ऑफशोर मिनरल्स इज़ कॉस्टली, काफ़ी कॉस्टली होगा अगर हम ऑनशोर मिनरल्स के कंपैरिजन में देखें। लेकिन अब जो ये है आपकी टेक्नोलॉजी जिनका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेनली हम इन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर रहे हैं ना, तो इस वजह से इकोनॉमिक वायबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। प्रिविलेज टू गवर्नमेंट एंटिटीज़, द एक्ट ग्रांट ऑपरेटिंग राइट विदाउट कम्पिटिटिव बिडिंग टू द गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंपनीज़ है वो विदाउट कम्पिटिटिव बिडिंग के ही ऑपरेट करेंगी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उनको प्रिविलेज मिलेगा। अगर कंक्लूजन देखें तो ऑफशोर एरियाज मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 विल ओपन अप द कंट्रीज वॉस्ट मिनरल बियरिंग ऑफशोर एरियाज। वो ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स आपके हैं उसको मतलब कि लाइमलाइट मिली है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम दीज एरियाज विल ऑल्सो सर्व इंडियाज, ये कहाँ पे इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में हेल्पफुल होंगे और इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड देंगे टेरिटोरियल वाटर में। अगर नेक्स्ट देखें हमारा मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज़्म, ये भी न्यूज़ में था, लेकिन क्यों था? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली एक मतलब कि क्रिएट किया है कैटेगरी ऑफ आयुष वीज़ाज फॉर फॉरेन नेशनल्स फॉर ट्रीटमेंट अंडर आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इससे क्या होगा, जो आपका ये मेडिकल टूरिज़्म है वो भी बढ़ेगा। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ आपका है नहीं, आयुष अगर है तो इसके सिंक्रोन जो एक्रोनिम है वो आपको पता होना चाहिए। आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड्स अदर ट्रेडिशनल एंड नॉन कन्वेंशनल हेल्थ केयर सिस्टम, जिसमें सोवा रिगपा भी इंक्लूड इसमें होता है। ग्लोबल वेलनेस इकॉनमी में आपके ये सब इंक्लूड होते हैं। About medical and wellness tourism, medical tourism is term used to describe the rapidly growing practice of traveling across international border to seek medical health care services। मतलब कि अपने हेल्थ केयर के लिए मतलब कुछ कोई ट्रीटमेंट के लिए क्रॉस बॉर्डर्स जाना, उसको हम मेडिकल टूरिज़्म में इंक्लूड करते हैं। और मेनली ये क्यों होता है, जो ट्रैवलर्स होते हैं वो इलेक्टिव प्रोसीजर्स के लिए या कॉम्प्लेक्स सर्जरी के लिए ये जो टूरिज़्म है इसको ऑप्ट करते हैं। वेलनेस टूरिज़्म, ये मेडिकल टूरिज़्म की बात करिए, वेलनेस टूरिज़्म है। वेलनेस टूरिज़्म क्या होता है? टूरिज़्म एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग और एनहांसिंग वंस वेल बींग। जो ये तो बीमारी को ठीक करने के लिए था, ये सिर्फ हेल्थ को या वेल बींग को मेंटेन करने के लिए जो है टूरिज़्म, इसको वेलनेस टूरिज़्म कहते हैं। नेक्स्ट इसमें है मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म आर पार्ट ऑफ वेलनेस इकोनॉमी। ओके, ये वेलनेस इकोनॉमी, ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी देखें तो इसमें ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन इंक्लूड होती है, मेंटल वेलनेस होती है, वेलनेस रियल स्टेट होती है, वेलनेस टूरिज्म होती है, पर्सनल केयर, ब्यूटी वगैरह, स्पा, स्प्रिंग्स, फिजिकल एक्टिविटी, वर्क प्लेस वेलनेस, हेल्थ, हीटिंग, न्यूट्रिशन, वेट लॉस, पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन, पर्सनलाइज मेडिसिन, ये सब आपके वेलनेस इकोनॉमी के पार्ट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ फॉर्मुलेटेड अ नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसका रोड मैप तैयार किया है, ये ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अगर हम डाटा देखें तो इंडिया जो है, अगर हम वेलनेस उसमें देखें तो 7th रैंक्ड विद 56 मिलियन ट्रिप्स इन वेलनेस टूरिज्म। इंडिया का जो है वो 7th रैंक है और $70 बिलियन जो है वो मतलब कि बने हैं जो आयुष बेस्ड हेल्थ केयर एंड वेलनेस है। कब तक? 2025 तक माना जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्री है ये 2025 तक $70 बिलियन की जो है वो ग्रोथ देखेगी। स्ट्रेटजी की पिलर्स अगर हम देखें कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, अनेबल डिजिटलाइजेशन, सिंपल सी बात है, हर जो प्रोसेस है उसको डिजिटल किया जा रहा है, जिससे क्या होगा, ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पोर्टल है वो सेट किया गया है। एनहांसमेंट ऑफ एक्सेसिबिलिटी, मतलब एनहांस किया गया एक्सेसिबिलिटी को, एमवीटी को। कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड, स्पेशल बोर्ड एस्टेब्लिश किए गए हैं जो कि क्या करेंगे, नेशनल मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म को प्रमोट करेंगे।
सिग्निफिकेंस क्या है मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म का? डिमांड फॉर वेलनेस एंड अल्टरनेट क्यूरीज, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ रही है आजकल। तो इंडिया जो क्या हो रहा है वो मतलब कि अट्रैक्ट कर रहा है मेडिकल वैल्यू को, जो ट्रैवलर्स हैं उनके मेडिकल वैल्यू, जो ट्रैवलर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी जो आयुष ट्रीटमेंट्स हैं उनके थ्रू। ओके, लॉन्ग वेटेड पीरियड्स इन डेवलप्ड कंट्रीज़, अगर इन्हीं ट्रीटमेंट के लिए डेवलप्ड कंट्री में जाना पड़े किसी को तो उसको ज़्यादा वेट करना पड़ता है। इंडिया में इतना वेटिंग पीरियड नहीं है। डिमांड फ्रॉम कंट्रीज़ विद अनडेवलप्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा डेवलप नहीं है वहाँ से जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है। इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी जो है देखिए हमने ऊपर भी पढ़ा था, उड़ान वगैरह रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो है ये क्या कर रही है, ये जो हमारे हिंटरलैंड्स हैं उनको कनेक्ट कर रही है। तो ये भी जो है मेडिकल टूरिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। डिमांड फ्रॉम कंट्रीज़ विद एन एजिंग पॉपुलेशन, जापान जैसे जो देश है जहाँ पे पॉपुलेशन एजिंग है वहाँ से भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ताकि मतलब कि वो पॉपुलेशन को अपनी को जो उनकी ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। वेरियस अदर फैक्टर्स भी है। कौन सा? इंडिया के अंदर लो कॉस्ट ट्रीटमेंट है, हाई क्वालिटी मेडिकल केयर है, ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, हाई क्वालिटी है, कम्युनिकेशन ईज़ है वहाँ पे। ये सब क्या करते हैं, मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म जो है उसको फेवर करते हैं। चैलेंजेस देखें तो देखिए रीजनल कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेम जो टूरिज्म है वो मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर में भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है। लैक ऑफ इंटरनेशनल एक्रीडेशन, इंडिया के अंदर जो बॉडीज़ हैं उनको इंटरनेशनल एक्रीडेशन नहीं मिला हुआ है कई बॉडीज़ को, तो वहाँ पे भी ये दिक्कत आती है। जो हमारे इंडिया के अंदर बहुत कम नंबर ऑफ जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल है एक्रेडिट हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे हॉस्पिटल जो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से एक्रेडिट हैं। तो ये जॉइंट कमीशन जो इंटरनेशनल है JCI, ये क्या है? ये एक नॉन प्रॉफिट US बेस्ड इंटरनेशनल एक्रीडेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्टिफाई करती है हेल्थ केयर कंपनीज़ को, सर्विसेज को और प्रोग्राम को। अगर कोई भी जो इससे एक्रेडिट होगा तो उसकी कहीं ना कहीं मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी। JCI स्टैंडर्ड्स आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हेल्थ केयर एक्रेडिटेशंस होते हैं वो पेशेंट की सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ जो वो है मतलब उसको ज़्यादा फेवर करते हैं। ओवरसी मेडिकल केयर नॉट कवर्ड बाय इंश्योरर, मेनली जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो क्या करती हैं, ओवरसीज जो मेडिकल केयर में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तो उनको वो, या कॉम्प्लिकेशन ना भी हो, जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो इनको इंक्लूड नहीं करती कि आप विदेश में जाके कोई अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर नहीं है, तो उस ये सबसे बड़ा जो है मतलब कि इशू है। अगर एक्सप्लॉयटेशन देखें बाय द मिडल मैन टूरिज्म में, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा है। लैक ऑफ यूनिफॉर्म फी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो है चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। वे फॉरवर्ड देखें तो मेडिकल जो इक्विपमेंट का इंपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं हमें रिलैक्सेशन या इंसेंटिव्स देने चाहिए, क्योंकि अभी उसकी इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई है। मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म डिप्लोमेसी हमें करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, हम डायस्पोरा जो है वो अट्रैक्ट होगा इंडिया की तरफ। डेवलप स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यही है स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आप लास्ट माइल कनेक्टिविटी को एनहांस करें, या आयुष लोकेटेड रीजन्स जो हैं वो मतलब उनको कनेक्ट करें। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस। ये जो हॉस्पिटल्स हैं या वेलनेस सेंटर्स हैं वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन या ओवर चार्जिंग वगैरह जो हो रही है, वो पेशेंट एक्सप्लॉयट ना हो, उनसे ओवर चार्जिंग ना हो, उसके लिए स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस होने चाहिए। नीड टू एस्टैब्लिश लिंकेजेस एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग्स द स्टेक होल्डर, अलग अलग जो स्टेक होल्डर हैं उनके बीच में लिंक बैठा के उनकी मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या उनके जो रोल्स हैं उनको समझ के, और ये जो सेक्टर है इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने कौन कौन से आपके इनिशिएटिव्स लिए हैं? मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम जो है, ये MDA स्कीम जो है ये क्यों की गई थी? जितने भी आपके वेलनेस और टूरिज्म सेंटर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। मैं नेशनल आयुष मिशन जो है जो कि 2014 में लॉन्च हुआ था, उसका मेन रोल ही यही था कि वो प्रिजर्व करेगा और प्रमोट करेगा इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम को जो कि मेडिसिन में है, और उनको कहीं ना कहीं अपनी मेन स्ट्रीम जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट करेगा। प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इन आयुष, ये किसके थ्रू होगा? आरोग्य फेयर्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, आयुर्वेदा पर्व ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, योगा फेस्ट या उत्सव ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं ताकि लोगों के बीच में जो इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट की जा सके। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए मेनली इनकी रिक्वायरमेंट थी, ताकि जो क्वालिटी है वो मेंटेन रखी जाए, स्टैंडर्ड जो है वो ज़्यादा ख़राब ना हो, स्टैंडर्ड मेंटेन किए जा सकें।
रिलेटेड न्यूज़ जो है, फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट जो है अभी हुआ था रिसेंटली, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिलके फर्स्ट आपका WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट जो है वो किया था, और उसका जो थीम था वो था टुवर्ड हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल। हुआ कहाँ पे था ये? गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। ये जो समिट था इसका एम ये था कि जो एविडेंस बेस्ड अपनी जो ट्रेडिशनल कम्प्लीमेंट्री और इंटीग्रेटिव मेडिसिन है उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो पोटेंशियल है वो हार्नेस करना। WHO ने आउटकम डॉक्यूमेंट भी रिलीज़ किया था, और उस डॉक्यूमेंट में इन्होंने क्या दिया था कि रीअफर्म ग्लोबल कमिटमेंट टुवर्ड इंडिजिनस नॉलेज, बायोडाइवर्सिटी एंड TCIM। यही है ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की तरफ ज़्यादा हमें वो है, मतलब कि उसका जो ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना है। स्केलिंग अप एफर्ट्स टू फर्दर इम्प्लीमेंट एविडेंस बेस्ड TCIM इंटरवेंशंस, एडवोकेट फॉर इंक्रीज पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट। इस एरियाज़ में जो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कमिटमेंट है उनको इंक्रीज करना। और हाँ, ये जो TCIM इंटरवेंशंस है वो इसीलिए ताकि हम अपने जो हेल्थ रिलेटेड SDGs हैं उनको उन गोल्स को अचीव कर सकें। स्केल अप द मल्टी रीजनल, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेशंस, मतलब ऐसे कोलैबोरेशंस हो जहाँ पे मल्टी रीजनल, मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हों। एक्सेलरेट द प्रोडक्शन, रेगुलेशन एंड फॉर्मल यूटिलाइजेशन ऑफ साइंटिफिकली प्रूवन TCIM प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। मतलब जो TCIM प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस हैं उनको ज़्यादा प्रोड्यूस करना, रेगुलेट करना और उनका यूटिलाइजेशन बढ़ाना। एंश्योर फुल पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशन विद इंडिजिनस पीपल्स। जो इंडिजिनस पीपल है जिनको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज्ञान है उनका भी पार्टिसिपेशन पूरा इसमें मतलब कि लेके आना। फार्मेसी एक्ट ये ज़्यादा आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जो फार्मेसी एक्ट है इसको हमने एक्सटेंड किया है, फार्मेसी एक्ट 1948 जो कि UT जम्मू कश्मीर में अभी रिसेंटली अडोप्ट किया गया है। इसमें देखिए मेन तो यही है, जो डाटा बैंक है, इंडिया जो है थर्ड इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो इंडिया का फार्मेसी सेक्टर है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो होगा फार्मेसी सेक्टर जो है, इंडियन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन ग्लोबल फार्मास्यूटिकल। कैसे? थर्ड है वर्ल्ड के अंदर। अगर वॉल्यूम की बात करें 60% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन इंडिया में होती है। 70% ऑफ WHO की जो डिमांड होती है DPT या BCG वैक्सीन की वो इंडिया पूरा करता है। 90% जो WHO की डिमांड होती है मीजल्स की। देखिए वॉल्यूम की अगर बात करें तो इंडियन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है थर्ड है। ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन में 60% इंडिया का रोल है। WHO अगर DPT और BCG की डिमांड करता है तो 70% इंडिया पूरी करता है। अगर मीजल्स वैक्सीन की डिमांड WHO करता है तो 90% इंडिया पूरी करता है उस डिमांड को। और अगर हम बात करें ग्लोबल सप्लाई चेन में जो इंडिया की जेनेरिक मेडिसिन का रोल देखें तो 20% जो है वो इंडिया की बाय वॉल्यूम जेनेरिक मेडिसिन हैं। मेजर सेगमेंट्स जो है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के वो कौन से होते हैं? जेनेरिक ड्रग सबसे ज़्यादा, ओवर द काउंटर मेडिसिन, OTC मेडिसिन है, जेनेरिक ड्रग, ओवर द काउंटर मेडिसिन है, बल्क ड्रग्स हैं, वैक्सीन है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च है, मैन्युफैक्चरिंग है, बायोसिमिलर्स एंड बायोलॉजिक्स हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ लो कॉस्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड। ये हमें पता होना चाहिए। ओके, लेकिन फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसके साथ इशू क्या है? इंडिया हैवी डिपेंडेंसी ऑन चाइना। इंडिया जो API है, जिन जो मतलब कि आपके मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी भी फार्मास्यूटिकल ड्रग को बनाने के लिए, उसके लिए चाइना पे डिपेंड करता है। तो चाइना क्या करता है? API के लिए बहुत ज़्यादा चार्जेस करता है, तो उस वजह से जो इंडिया की ड्रग्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कॉस्टली होती है। हायर कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस APIs। अगर हम API अपने डोमेस्टिकली बनाने पड़ जाएँ तो हमारे पास जो है मतलब कि अगर चाइना से लेते हैं उसके कंपेरिजन में 20% और भी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं वो हमें। ओके, स्टीप प्रोसेस इन प्राइसेस ऑफ API। जो API की प्राइसेस है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ की स्टार्टिंग मटेरियल्स। जो स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं उनकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। सॉल्वेंट ड्यू टू क्रूड। हाँ, जो API, देखिए API वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप पैरासीटामोल जो टैबलेट ले रहे हो तो वो पैरासीटामोल की जो टैबलेट आपने देखी होगी, मतलब कि मान लो इतनी बड़ी होती है एक पैरासीटामोल की टैबलेट वेट। अगर एक पैरासीटामोल की टैबलेट इतनी बड़ी होती है ना तो उसमें जो API होगा ना वो सिर्फ इतना ही होगा। ओके, तो ये क्या होता है? क्रूड पार्टिकल होता है। तो इस वजह से ये, और मेन जो मतलब पैरासीटामोल है ना वो यही
डोट शेप है ना, इतना ही है। और ये जो क्रूड पार्टिकल है हम चाइना से जो है वो लेते हैं, और चाइना इसके बहुत ज़्यादा कॉस्ट हमसे लेता है। और अगर हम ये सोचें कि ये जो API है ये हम इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर ले, तो ये चाइना से जो हम जिस रेट पे लेते हैं, अगर 100 रुपये में लेते हैं तो ये इंडिया में 120 का पड़ता है हमें प्रोड्यूस करने में। तो इस वजह से ये जो इशू है, फ्रीट कॉस्ट आ जाती है इनमें, एक जगह से दूसरी जगह इनको लेके जाने में। हाँ, क्रूड होते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना ये कंसनट्रेटेड फॉर्म होती है, इनको सॉल्वेंट के साथ मिक्स करना पड़ता है। फिर क्या है इशू, क्या है, लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडिया के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अभी मतलब कम है। फेक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अगर एसोचैम की रिपोर्ट देखें तो फेक ड्रग जो है वो इंडियन ड्रग मार्केट की 25% है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देखें तो मेनली जो पेटेंट वगैरह होते हैं, मतलब उनका इन्फ्रिंजमेंट का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा होता है। वे फॉरवर्ड देखें तो एक्सपेंडिंग द एक्सपोर्ट मार्केट, हम जितना हो सके हमारी जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें, जो कि ग्रोइंग एंड एक्सपेंडिंग इन न्यूअर ज्योग्राफीज बियॉन्ड। अभी तो हम जो है US, चाइना और जापान वगैरह जो है इनमें भी जो है एक्सपेंड करने की वो करें, जहाँ पे ये करते हैं, मतलब US, चाइना और जापान जो है जहाँ पे ये अपना प्रोडक्ट भेजते हैं, उनसे भी ज़्यादा हम जो है ज़्यादा कोशिश करें, ज़्यादा जो मार्केट्स हैं उनको हम कैप्चर करने की कोशिश करें। क्रिएटिंग अ रिसर्च इकोसिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम करें जो कि 3 डायमेंशनल हो। कौन कौन से? टारगेट रेगुलेटरी एंड टैक्स इंटरवेंशंस, स्ट्रीमलाइन क्लिनिकल ट्रायल्स, ओके, और सपोर्ट हेल्थ टेक स्टार्टअप्स, ऐसे स्टार्टअप जो हेल्थ टेक को सपोर्ट करें, या क्लिनिकल ट्रायल, जब कोई भी ड्रग बनने के बाद में ह्यूमन बींग्स तक पहुंचती है तो उससे पहले वो कुछ ट्रायल्स से होके जाती है जिनको हम क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं। तो वो मतलब प्रॉपर आपके क्लिनिकल ट्रायल्स हो, इन सब में आपका रिसर्च एंड इकोसिस्टम जो है हमें एनहांस करने की ज़रूरत है। क्रिएटिंग एंकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन, वेल फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन हमें बनाने की ज़रूरत है जिनकी जो एबिलिटी है वो अट्रैक्ट करे ग्लोबल टैलेंट को, ओके। क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री फॉर फार्मास्यूटिकल, अब तक जो फार्मास्यूटिकल है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, सॉरी ये नहीं आती थी, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ये कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरह हमें भी जो है फार्मास्यूटिकल्स के लिए अलग से जो इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है वो बनाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट की 3 सब स्कीम्स हैं। असिस्टेंस टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर कॉमन फैसिलिटीज़, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम, और फार्मास्यूटिकल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम, APICF, PTUAS और PPDs। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है स्कीम फार्मा सेक्टर के लिए वो कौन सी है? मेनली जो PLI स्कीम है, प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल, जो स्टार्टिंग मटेरियल है उनके लिए है, ड्रग इंटरमीडिएट के लिए है, और APIs के लिए है। PLI स्कीम्स मेनली गवर्नमेंट ने की है फार्मास्यूटिकल्स के लिए। और प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स, मेनली जो बल्क ड्रग पार्क्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की ज़रूरत है ताकि वो प्रमोट हो सके, उनको हम फाइनेंशियली असिस्ट करके उनको एस्टेब्लिश करके प्रमोट कर सकें। नॉन स्कीमेटिक इंटरवेंशंस, 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है मेडिकल डिवाइस सेक्टर में गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है। अगर फार्मा सेक्टर की बात करें तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स जो है वो 100% जो FDI के अंडर आते हैं, और वो भी कौन से? ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, गवर्नमेंट रूट के थ्रू भी नहीं है। और जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे 74% FDIs अलाउड है। ग्रीन फील्ड में 100%, वो भी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, और ब्राउन फील्ड में 74% FDI अलाउड है। अगर हम नेशनल मेडिकल डिवाइस प्रमोशन काउंसिल की बात करें, मतलब कि वो देखें तो वो भी एस्टेब्लिश की गई है ताकि जो मेडटेक इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं उसके जो इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट कर सके। ये हमारे मेन जो टॉपिक्स थे वो हो गए। उसके बाद में है छोटी छोटी जो शॉर्ट्स थी आपके न्यूज़ में, मतलब छोटे टॉपिक्स जो थे जो न्यूज़ में आए हैं पर ज़्यादा डिस्कस नहीं हुए। तो ये आपका है, ये फिर लेक्चर आपका बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए मैं कोशिश करती हूँ जितना होगा। फर्स्ट है आपका पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए RBI ने लॉन्च किया है आपका पब्लिक, किसने लॉन्च किया है? RBI ने। क्या? पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। प्लेटफॉर्म है क्या? ये एंड टू एंड प्लेटफॉर्म है विद एन ओपन आर्किटेक्चर। ओपन आर्किटेक्चर है, ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस है और स्टैंडर्ड्स है।
जिससे क्या होगा, जितने भी आपके फाइनेंशियल सेक्टर प्लेयर्स हैं वो इजीली एक दूसरे से कनेक्ट कर सकेंगे। कौन से? प्लग एंड प्ले मॉडल पे। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन सा? प्लग एंड प्ले मॉडल्स। और इसमें क्या क्या है? ओपन आर्किटेक्चर, ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस एंड स्टैंडर्ड्स। इट वुड अनेबल लिंकेजिंग विद सर्विसेज सच एज आधार, EKYC, लैंड रिकॉर्ड्स, ऑन बोर्डेड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सैटेलाइट डाटा, पैन वैलिडेशन, ये सब क्या होंगे? इसमें लिंक हो जाएंगे। ये डेवलप हुआ है RBI का जो इनोवेशन है उसके द्वारा, और होली जो ये है ऑन सब्सिडरी ऑफ RBI है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है उन्होंने इसको डेवलप किया है। पायलट रन फोकसेस ऑन क्रेडिट्स लाइक किसान, मेनली जो पायलट रन है वो किस पे फोकस करेगा? किसान क्रेडिट कार्ड लोन जो है 1.6 लाख पर बोरोवर जो है, डेयरी लोन्स जो है, MSME लोन्स पे, पर्सनल लोन्स पे या होम लोन्स में जो थ्रू पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं। पायलट रन जो है वो मेनली सिलेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पे रन किया गया है। करंटली जो डाटा रिक्वायर्ड है फॉर द क्रेडिट अप्रेजल रिसेट्स एंड डिफरेंट एंटिटी लाइक गवर्नमेंट एंड अकाउंट एग्रीगेटर्स। ओके, इससे क्या होगा? जो डिलीवरी होती है आपकी रूल बेस्ड लैंडिंग में वो कहीं ना कहीं उसको ये हैंडल करेगा उसको। बेनिफिट्स क्या है? डोर स्टेप डिस्पर्समेंट होगी लोन्स की। ओके, क्योंकि ये असिस्ट हो गया ना, सेल्फ सर्विस हो गया, सेल्फ सर्विस मोड हो गया, विदाउट एनी पेपर वर्क फॉर कस्टमर्स। डिलीवरी ऑफ फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। ओके, हेल्दियर बैंक्स, क्योंकि जो क्रेडिट रिस्क है कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव होगा। और वो होगा कैसे? ओवरऑल जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है वो मैनेजमेंट होगी उसकी। रिड्यूस द ऑपरेशनल कॉस्ट, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है लोन को डिस्पर्स करने की वो भी कम होगी। कैग की ऑडिट रिपोर्ट है ऑन रेलवे फाइनेंसेस। रिसेंटली जो कैग ने एक रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या थी? जो 36.02% है ना वो इंक्रीज हुआ है ग्रॉस ट्रैफिक रिसिप्ट्स में। फ्रीट अर्निंग्स वॉज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर। इन रिसिप्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूटर था ना वो आपका फ्रीट अर्निंग्स था। फ्रीट अर्निंग्स जो थी वो आपकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर थी। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इंक्रीज़ हुआ है 22.61%। और ये क्यों? क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स, टाइमली रिप्लेसमेंट एंड रिन्यूअल ऑफ डिप्लेटेड एसेट्स। अगर कोई नए बनाए हैं, टाइमली रिप्लेसमेंट हुआ है किसी चीज़ का, या जो पुराने एसेट्स ख़राब हो गए तो उनकी रिप्लेसमेंट हुई है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू ही हुआ है। ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो रहा है 107.39, यानी अब 100, मतलब पहले क्या था 2020-21 में मतलब कि 97.45 था। ओके, तो ये ऑपरेटिंग रेशियो जितना हाई होगा ना दैट मीन्स जो सरप्लस है उतना ही कम हो रहा है, यानी 100 रुपये खर्च, 107 रुपये खर्च हो रहे हैं और अर्निंग सिर्फ 100 रुपये हो रही है। पहले 97 रुपये खर्च हो रहे थे, अर्निंग पहले 100 रुपये खर्च हो रहे थे, और जो यू कैन से सॉरी यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये मैं बता देती हूँ। 97.45 जो है, यानी कि पहले अगर 100 रुपये कमाए जा रहे थे तो 97 रुपये खर्च भी हो रहे थे, यानी हर बार 3 रुपये की एक सेविंग थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर 107 रुपये अगर मिल रहे हैं तो जो खर्चा जो है वो आपका खर्चा 107 रुपये है, अर्निंग 100 रुपये की है, तो यहाँ पे 7 रुपये जो है वो ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, ऑपरेशंस में खर्च हो रहे हैं। 75.47% ऑफ द टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस ऑन स्टाफ कॉस्ट में अगर टोटल वर्किंग एक्सपेंस की बात करें तो 75% तो सिर्फ स्टाफ की कोस्टिंग पे जा रहा है, उनकी पेंशन पेमेंट पे जा रहा है, या जो रोलिंग स्टॉक वगैरह को हायर चार्जेस हैं उनमें जा रहा है। पैसेंजर फेयर्स आर क्रॉस सब्सिडाइज्ड, उनमें सब्सिडी मिलती है तो क्रॉस सब्सिडाइज्ड है। यूजिंग प्रॉफिट जनरेटेड ऑन फ्रीट ऑपरेशंस अंडर प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंडेड रिजल्टेड इन पाइलिंग अप ऑफ थ्रो फॉरवर्ड। ओके, रिकमेंडेशन क्या है? क्रिटिकली एनालाइज द कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ऑपरेशन, जो पैसेंजर का ऑपरेशन है उसको उसकी जो कॉस्ट है उसको क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए ताकि जो ये लॉसेस है वो रिड्यूस किए जा सके। मे टेक स्टेप्स टू डाइवर्सिफाई देयर फ्रीट बास्केट टू एनहांस फ्रीट अर्निंग्स, उनकी जो फ्रीट बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई करो ताकि फ्रीट अर्निंग्स बढ़े। मे टेक स्टेप टू ऑगमेंट इंटरनल रेवेन्यूज, इंटरनल रेवेन्यू को बढ़ाने के स्टेप्स लेने चाहिए। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन शुड इंश्योर ऑल अनसैंक्शनड एक्सपेंडिचर इन रेगुलराइज्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस, जो अनसैंक्शनड एक्सपेंडिचर है वो रेगुलरली ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे होने चाहिए। टू इवॉल्व प्रैक्टिस एंड स्ट्रेंथन इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म, जो इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, और वो कैसे होगा? टू रिड्यूस द इंस्टांसेस ऑफ मिस क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, तो इसी के साथ हम आज अपना जो वीडियो है ये यहीं पे वो करते हैं विद ऑल। नेक्स्ट हम यहाँ से महारत्ना एंड नवरत्ना कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो छोटा होगा,
उसमें हम इकॉनमी का जो पोर्शन है अगस्त का वो कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे जो वीडियो है वो हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।